नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई में ज़ोर शोर से लगे होंगे। थोड़ा मैं आपको एक खुशखबरी सुना देता हूँ अभी कि आज दिल्ली में यहाँ पे ये येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब ये है कि सभी स्कूल संस्थान जो बीच में कुछ दिनों के लिए खुले थे वो बंद हो गए। ये खुशखबरी नहीं बोले इसको, लेकिन ये 2 साल से हम लोग कोरोना का त्यौहार ही तो मना रहे हैं। अब इससे आप आभास हो जाइए या फिर इससे आप अपना थोड़ा फ्यूचर देखिए कि भाई कोचिंग संस्थान या शिक्षण संस्थान जो भी है, इनके भरोसे रहना ठीक ठाक नहीं है। आप खुद से मेहनत कीजिए और खुद से जो हो सके जैसे हो सके, चाहे आप वो ऑनलाइन के माध्यम से तैयारी करें या बुक्स पढ़ के करें, करना तो भाई आपको पड़ेगा। और कोचिंग वाला कुछ हेल्प नहीं करने वाला है भी, क्योंकि वो सरकार के सामने विवश है। तो बस आप खुद से कीजिए। खैर, ये सब बात तो होती रहेगी। और आज कुछ अब पढ़ाई लिखाई की बात कर लिया जाए। आज हम लोग कवर करने वाले हैं ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण में अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। उसकी हत्या किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था। उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुंग और कण्व वंश दोनों को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर दें। और भाई इतना मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक तो बनता ही है। लाइक कर दीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ा जाए। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, वह किस जाति का था? यह ब्राह्मण था। ठीक है। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? विदिशा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शुंग शासक की अपनी राजधानी सबसे पहले कहाँ बनाई थी? विदिशा। ठीक है। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने किसे पराजित किया था? तो इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। किसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया? पुष्यमित्र शुंग ने। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाए। अब देखिए, पतंजलि का नाम सुनते ही तो बाबा रामदेव आ जाता है, तो उससे आप इसे लिंक करके याद रख सकते हैं। याद करने का ये सब तरीका होता है दोस्त, कि कहाँ से कुछ भी चीज़ किसी का नाम पे लिंक कर दीजिए, वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अब आगे देखते हैं। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने किया था? कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। कभी कल आपसे वंश का नाम भी दे देगा, मौर्य वंश हो गया, कुषाण वंश हो गया, उसी में से दे देगा शुंग वंश हो गया, कण्व वंश। तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये सोच के चलिए कि मुझे लूसेंट का एक एक एरिया को कंप्लीट करना है। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप कंप्लीट कर देते हैं इसका एक एक वर्ड, तो 100 में से आप सिर्फ अगर जीके चीज़ को देखा जाए तो 60 से 70 प्लस क्वेश्चन करने में आप सक्षम होंगे। तो इसे हल्के में ना ले, थोड़ा सीरियस होके पढ़ें भाई। एक बार तो पढ़ना है, लेकिन अगर आपको बार बार पढ़ना है तो फिर तब तो कोई बात ही नहीं है, लगी रहिए। नेक्स्ट है, शुंग वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था? देवभूति। देवभूति था, जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दिया। देखिए, शुंग वंश का अंतिम शासक, जैसे मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? घनानंद। ठीक। उसी तरह शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति, जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की नींव डाली। अब देखिए, कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, सातवाहन वंश। इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। सिमुक ने, सातवाहन को किसने? सिमुक ने 60 ईसा पूर्व सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। देखिए, स से सिमुक, स से सुशर्मा और स से सातवाहन। और ये 60 ईसा पूर्व देखें कर तो ये भी स से आप ऐसे 60 ऐसे लिख दीजिए, तो ये भी
स से स्टार्ट होता है। तो कितना बढ़िया ट्रिक हो गया कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया है, तो सिमुक। कब किया है, तो 60 में। किसको मारकर, तो सुशर्मा को मारकर। किस वंश की, तो सातवाहन वंश की। तो स्मार्ट वर्क थोड़ा पढ़ने का ही होता है। अब देखिए सातवाहन ये कहाँ पे था, आंध्र प्रदेश में। इसका सॉरी आंध्र वंश। सातवाहन वंश का अन्य नाम क्या था, आंध्र वंश। ठीक है। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, वहाँ पे स्थापित की। प्रतिष्ठान कहाँ पे है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। इतने सारे प्रश्न बात एग्जाम में ऐसे से घुमा के पूछ देगा। मान लेते हैं सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ है, प्रतिष्ठान। ये किस नदी के किनारे थी, तो गोदावरी। प्रतिष्ठान आधुनिक में कहाँ पे है, तो ये औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। ठीक। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन थे, सिमुक, सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, विशिष्टिपुत्र, पुलवामी, याज्ञवल्क्य श्री सतकर्णी। अधिकांश में सतकर्णी लिखा हुआ है, तो ये भी एक तरीका है याद करने का लंबे समय तक। सतकर्णी ने 2 अश्वमेघ तथा 1 राजसूय यज्ञ किए। किसने, सतकर्णी ने। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल और गुनाडी थे। सातवाहन शासक के समय जो इतिहासकार साहित्यकार था वो कौन था, हाल और गुनाडे। हाल ने गाथा सप्तशी, प्रश्न पूछते कभी काल के, कभी काल नहीं, आप घटना चक्र उठा के देखिए, उसमें से मिल जाएगा आपको। गाथा सप्तशी की रचना किसने किया है, तो हाल ने। और बृहत कथा तो गुनाडी ने नामक पुस्तकों की रचना किया। सातवाहन शासकों ने, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग किताब खोल के बैठते हैं, नहीं बैठते हैं, नहीं बैठते हैं तो गलत बात है ये। आपके पास लोसेंट ज़रूर होगा, नहीं है तो ये तो बहुत रेयर केस है। अगर नहीं है तो आप खरीद लें, और है तो उसे आप खोल के बैठें। और एक हाइलाइटर, आप लोग ना हाइलाइटर खरीद लीजिए एक, जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लगेगा मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँगा। जैसे ये इम्पोर्टेंट है, सातवाहन शासकों ने चांदी के, तांबे के, सीसा, पोटीन, कांसा, इतने सारे मुद्राओं का प्रचलन किया, सिक्के का प्रचलन किया। चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन, इसको ध्यान रखिए, एग्जाम में आ जाए तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन मत होइएगा। चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन, कांसा, ध्यान रखिए सोना नहीं है इसमें, गोल्ड। सातवाहन शासक सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। कहाँ से, रोम से। सातवाहन शासकों ने सर्वाधिक सीसा के सिक्के जारी किया। यहाँ भी देखिए एक ट्रिक मैं आपको बताऊँ, सातवाहन शासकों ने सबसे ज़्यादा सिक्के, स से हो जाएगा सीसा और स से सातवाहन। ठीक। उम्मीद है मैं आपको किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा हूँ, या फिर पढ़ने का तरीका क्या होगा। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जो चीज़ कन्फ्यूजन होने वाला है उसे आप किसी न किसी पे लिंक कर दें, किसी के नाम पे, किसी का जगह पे, किसी भी तरह से, तो आपको वो लंबे समय तक याद रहेगा। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ, ये ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही किया सबसे पहले। ठीक है। भूमिदान की सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है। नानाघाट अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो ये सातवाहन से हो जाएगा। ठीक है। अब किस विषय से संबंधित है ये, तो ब्राह्मणों को भूमिदान के विषय से संबंधित है। नानाघाट अभिलेख में क्या है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। किसको, ब्राह्मणों को। सातवाहन की राजकीय भाषा कैसी थी, प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। राजकीय भाषा प्राकृत था और लिपि ब्राह्मी। सातवाहन ने हमें मातृसत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। जैसे यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मातृसत्तात्मक था, मगर महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। फिर भी जो बड़े लोग होते होंगे शायद क्या पता स्थिति अच्छे हो, इसीलिए वो अपने पिता के नाम पे रख के अपना खुद का नाम वो अपने माता पे रखते थे। जैसे गौतमी पुत्र, वासिष्ठी पुत्र, ये सभी महिलाएं का नाम है। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृ सत्तात्मक था, जैसे हम लोग जस्ट बात किए अभी, क्योंकि सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था, न कि स्त्री। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन
का काम गौमलिक को सौंपा। अगर आप पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या फिर कभी कल देना चाहते हैं तो आप इसको हाईलाइट कीजिए कि ये गौमलिक क्या था। गौमलिक क्या था ये? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन का काम संभालता था। उन्हें क्या कहते थे? गौमलिक। किस वंश से है ये? सातवाहन वंश से। ठीक है। गौलमिक एक सैन्य टुकड़ी का प्रधान होता था जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। ठीक। सातवाहन शासकों की महत्वपूर्ण कृतियाँ, ये तो भाई एकदम इम्पोर्टेंट है। मतलब सातवाहन शासक ने क्या क्या काम किए। सबसे पहले अगर देखा जाए इसमें कार्ले का चैत्य किससे संबंधित है? ये सातवाहन से। अजंता एलोरा की गुफा का निर्माण, अजंता एवं एलोरा की गुफा का निर्माण किसने किया है? सातवाहन ने किया है। कार्ले का चैत्य ये भी सातवाहन से है। अमरावती कला का विकास ये सातवाहन से है। सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। कितने सारे देखिए, 2 लाइन में कितने सारे फैक्ट हो गए और क्वेश्चन बनाने के लिए एक ही फैक्ट काफ़ी है। कार्ले का चैत्य किससे है? सातवाहन से। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण सातवाहन ने किया। अमरावती कला का प्रचलन ये भी सातवाहन ने किया। अब देखिए किस शासक को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था? ये क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में, बीपीएससी एग्जाम में अधिकांश बार पूछे गए हैं। तो कौन थे? सातवाहन शासक थे वो। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा आगे कि इनका राज्य कहाँ पे है। अब आगे देखते हैं चेदी राजवंश, जो कहाँ पे है? कलिंग में। ठीक। कलिंग कहाँ पे है? तो आधुनिक उड़ीसा में। आधुनिक उड़ीसा, जैसे आपको मैं थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे, अब अगर मैं आपको थोड़ा सा आता हो या फिर आप समझ सकते हैं कौन सा ये कहाँ पे है। ये आपका उड़ीसा का क्षेत्र है और जस्ट भुवनेश्वर यहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में सटा हुआ। यहाँ पे एक कलिंग है। ठीक है, एकदम भुवनेश्वर के पास। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। चेदी राजवंश अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ, क्योंकि अशोक ने उसमें तो खत्म ही कर दिया था इसको। इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख, जो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अब देखिए जब यहाँ पे हाथी गुफा अभिलेख के नाम थोड़ा जब यहाँ आया है तो मैं आपसे कुछ कुछ प्रश्न करता हूँ अभी कि जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है? इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दूसरा है आपसे, पहला जूनागढ़ अभिलेख, दूसरा है नासिक अभिलेख, ये किस शासक से संबंधित है, और तीसरा है एरन अभिलेख। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो ये थोड़ा तकलीफ़ वाली बात है। आप खुद सोचिए कि आप पढ़ रहे हैं मगर रिवीजन नहीं हो रहा है और यही वजह है कि थोड़ा सिलेक्शन में लेट हो जा रहा है। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो अच्छी बात है, उतना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप इसे स्टार्टिंग से देखें तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये कहाँ पे दिया हुआ है? जब हम लोग मगध साम्राज्य कवर करें तो उससे पहले दिया हुआ है, सबसे पहले में इसका हड़प्पा पुरापाषाण काल वगैरह में। वहाँ पे आप जाके देखिए, मैंने वहाँ पे बताया है आपको कि इसे आप एक पेज में या एक डायरी में लिखें और इस डेली को एक एक याद करें तो वो आराम से आपको याद हो जाएगा। जिसने किया होगा उनको याद होगा, आप नहीं किए तो आपको याद नहीं होगा। सिंपल बात है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? ये कलिंग नरेश खारवेल से। ठीक। खारवेल इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था, इसी के नाम पे इस अभिलेख का नाम पड़ा। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण किया था। यहाँ पे एक प्रश्न और आता है कि मौर्य काल में हम लोग देखे थे बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किसने किया था और वो किसको रहने के लिए किया गया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए, ज़रूर बताइएगा।
अगला है भारत में यवन राज्य, इसे भी हम लोग कवर कर देते हैं। देखते हैं कितना बड़ा है, ताकि थोड़ा ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो जाए। काफ़ी बड़ा है, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं तो अच्छा रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।